डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। डायनेमिक्स की इस कक्षा में आज हम कंस्ट्रेंट मोशन ऑन प्लेन कर्व्स यानी समतलीय वक्रों पर प्रतिबंधित गति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबंधित गति होती क्या है? तो जब किसी कण की गति पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो और कण गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किसी भी दूसरे बल से प्रभावित होकर किसी एक विशेष कर्व पर चलने को बाध्य हो, तो ऐसी गति को हम प्रतिबंधित गति यानी कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले लेते हैं मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व इन ए वर्टिकल प्लेन, अर्थात ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित चिकने वक्र पर गति। दिया हुआ है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u along a smooth vertical curve, we have to discuss the motion। यानी m द्रव्यमान के एक कण की गति जो वेग u से एक चिकने ऊर्ध्वाधर वक्र के अनुदिश फेंका जाता है, गति की हमें विवेचना करनी है। तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कण u वेग से इस ए बी वक्र के अनुदिश a बिंदु, जिसके निर्देशांक हम x0 y0 मान लेते हैं, इस a बिंदु से फेंका जाता है और किसी समय t पर उसकी स्थिति p बिंदु पर है। p के निर्देशांक हम xy मान लेते हैं और जो AP कर्व है, इस कर्व की लंबाई हम स्मॉल s मान लेते हैं। P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो v dv बाई ds होगा और इस स्पर्श रेखा के लंबवत यानी अभिलंब के अनुदिश जो एक्सेलरेशन होगा वो v स्क्वायर बाय रो होगा। टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशंस हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो वही एक्सेलरेशंस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो टेंजेंट है वो x अक्ष के साथ शाई कोण बना रही है और जो कण का भार है वो mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा P पर जो स्पर्श रेखा है उसके अनुदिश गति का समीकरण होगा mv dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस mg साइन शाई। इस दिशा में mv dv बाई ds होगा और mg का कंपोनेंट इस दिशा में लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आएगा और यहाँ पर इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन शाई। तो हमारे पास इक्वेशन है mv dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस mg साइन शाई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं v dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस g इंटू डी वाई बाई डी एस, क्योंकि साइन शाई जो होता है वो डी वाई बाई डी एस होता है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है हाफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी वाई प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। इसको पुनः इस तरह लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई प्लस सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब P पर अभिलंब की दिशा में जो गति का समीकरण होगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस शाई। नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर बाय रो होता है, इसलिए फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय रो। रिएक्शन भी इसी दिशा में है और जो एम जी का कंपोनेंट है वो इसके विपरीत दिशा में आएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस एम जी कॉस शाई। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ C जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको याद करने के लिए हम प्रारंभिक स्थितियाँ देखेंगे। तो इनिशियली पार्टिकल को A बिंदु से स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट किया था, तो A पर y का मान है y0 और v इज इक्वल टू u, क्योंकि पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया था। तो जब हम ये दोनों मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास c का मान है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी वाई जीरो और ये c का मान पुनः हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू वाई माइनस वाई जीरो। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसको हम एनर्जी इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो कुल किए गए कार्य के बराबर होगा, इसलिए इस समीकरण को हम एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। अब इस समीकरण का उपयोग जब हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे तो हमारे पास R का मान आएगा
एम वी स्क्वायर बाई रो प्लस एम जी कॉस शाई, और 3 नंबर से हम वी स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है एम बाई रो यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई माइनस वाई जीरो प्लस एम जी कॉस शाई। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं, और इस समीकरण से हमें रिएक्शन आर की वैल्यू प्राप्त होगी। जब पार्टिकल कर्व को छोड़ देता है, या यूँ कहें कि पार्टिकल कर्व को छोड़ देगा यदि आर का मान 0 होगा, और जब आर का मान 0 होगा तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 से वी स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस रो जी कॉस शाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आर का मान 0 होगा यानी पार्टिकल सर्कल को या कर्व को छोड़ देगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी रो कॉस शाई। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन, मीन्स मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, यानी एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर की ओर किसी कण की गति। दिया हुआ है मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल with some velocity and moves along the inside of the circle, we have to discuss the motion। अर्थात m द्रव्यमान का एक कण किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे नीचे के बिंदु से किसी वेग से फेंका जाता है जो वृत्त के अंदर की ओर गमन करता है। हमें गति की विवेचना करनी है। तो मान लेते हैं कि एक कण इस a त्रिज्या वाले किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे नीचे बिंदु, जिसको हम a मान लेते हैं, से u वेग से फेंका जाता है और किसी समय t पर उसकी स्थिति p बिंदु पर है, और एंगल AOP जो है वो थीटा मान लेते हैं। अब इस पार्टिकल पर जो p बिंदु पर है 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो कण का भार जो mg है और एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, और दूसरा इस वृत्त की प्रतिक्रिया रिएक्शन जो इस PO दिशा में लग रही है। अब P पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की अलोंग टेंजेंट होगी और वो v मान लेते हैं। तो एनर्जी इक्वेशन जो अभी अभी हमने पढ़ी है उससे हमारे पास रिजल्ट है हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg इंटू an। y माइनस वाई जीरो यानी h जो थी हाइट यहाँ पे an हो जाएगी। a से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और p पर है इसलिए वर्टिकली हाइट हुई उसकी an, तो यहाँ पे माइनस mg इंटू an, और त्रिज्या हमने a मानी है तो यहाँ हम इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू a माइनस a कॉस थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग नॉर्मल एट P, मतलब P पर अभिलंब की दिशा में गति का समीकरण होगा mv स्क्वायर बाय रो। अब यहाँ रो की जगह रेडियस आ जाएगी क्योंकि सर्कल के केस में वक्रता त्रिज्या सर्कल की त्रिज्या के बराबर होती है, इसलिए रो की जगह यहाँ a लिखेंगे क्योंकि सर्कल की त्रिज्या हमें a दे रखी है। तो mv स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू r माइनस mg कॉस थीटा, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू m बाई a इंटू वी स्क्वायर प्लस ए जी कॉस थीटा। समीकरण 1 से जब हम v स्क्वायर का मान रखेंगे तो r का मान आएगा m बाई a इंटू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट b पर पहुंचता है तो b पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं कि b पर पार्टिकल की वेलोसिटी vb मान लेते हैं, और इस केस में थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो जब v इक्वल टू वी बी और थीटा इक्वल टू पाई हम इन समीकरणों में रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी एट द पॉइंट b विल बी यू स्क्वायर माइनस 4ag, और जो रिएक्शन है आर बी वो हो जाएगा m बाई a इंटू यू स्क्वायर माइनस 5ag। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4ag और आर बी इज इक्वल टू m बाई a ऑफ यू स्क्वायर माइनस 5ag। इसको हम संयुक्त रूप से समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण से ये क्लियर है कि जो वेलोसिटी है वो रियल होगी यदि यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4ag, और जो रिएक्शन है बी पॉइंट पर वो धनात्मक होगा यदि यू स्क्वायर की वैल्यू 5ag से ज़्यादा हो। अब हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं इससे संबंधित। तो पहला केस हम लेते हैं कि व्हेन यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 5ag, अगर यू स्क्वायर का मान 5ag से बड़ा हो। तो in this case at highest point B velocity of particle will be real and reaction will be positive।
तो जैसा कि हमने यहाँ देखा अभी कि अगर यू स्क्वायर का मान 5 से बड़ा है तो उस केस में वेलोसिटी भी रियल होगी और जो रिएक्शन है वो भी धनात्मक होगा। और यदि यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो जो पार्टिकल है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा और उस केस में वो ये सर्कल को कंप्लीट करेगा, यानी पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए मोशन को कंप्लीट करेगा। दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि यू स्क्वायर इज लेस देन 5 तो मान लेते हैं कि जब थीटा का मान θ1 होगा वेलोसिटी 0 होगी और ये वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos θ1 इज इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag और इसको हम यहाँ पर 2ag होगा तो cos θ1 की वैल्यू हुई 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag और जब r का मान 0 रखेंगे, मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू θ2 पर रिएक्शन 0 हो जाता है तो समीकरण नंबर 2 से मेरे पास है cos θ2 इज इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब इस परिस्थिति के कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला है लेट v वानिशेस बिफोर r, मतलब मान लेते हैं कि रिएक्शन के 0 होने से पहले v 0 हो जाता है, यानी इन परिस्थितियों में θ1 का मान θ2 से छोटा होगा, इसलिए θ1 इज लेस देन θ2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 और cos θ1 और cos θ2 के मान जब हम समीकरण नंबर 4 और 5 से यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास है 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag इज ग्रेटर देन 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 6ag माइनस 3u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ag माइनस 2u स्क्वायर और इससे हमारे पास रिजल्ट आता है u स्क्वायर इज लेस देन 2ag। अब जब u स्क्वायर का मान 2ag से छोटा होगा तो समीकरण नंबर 4 से cos θ1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी और cos θ1 अगर पॉजिटिव है इसका मतलब θ1 का मान π/2 से छोटा होगा। π/2 से छोटा होने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर से नीचे वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी का मान 0 हो गया तो पार्टिकल रुक जाएगा, लेकिन चूंकि r का मान यानी रिएक्शन का मान 0 नहीं हुआ है इसलिए पार्टिकल सर्कल को नहीं छोड़ेगा और पार्टिकल नीचे की ओर मूव करना शुरू होगा और इसी दिशा में जब पार्टिकल θ1 की वैल्यू में पहुंचेगा तो वहाँ फिर क्षणिक विराम अवस्था में आएगा और r 0 नहीं होने से पार्टिकल फिर नीचे की तरफ चलेगा। तो इस तरह पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के नीचे ऑसिलेट करेगा जब u स्क्वायर का मान 2ag से छोटा होगा। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि θ1 को अगर हम माइनस थीटा या थीटा को हम माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो समीकरण 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए जो कण है उसकी गति ऊर्ध्वाधर व्यास के दोनों तरफ एक समान होगी। तो ओवरऑल पार्टिकल विल ऑसिलेट बिलो हॉरिजॉन्टल डायमीटर व्हेन यू स्क्वायर इज लेस देन 2ag। दूसरी परिस्थिति हम देखते हैं कि व्हेन v एंड r वानिश साइमल्टेनियसली, मतलब जब v और r दोनों एक साथ शून्य हो जाएं तो उस केस में मान लेते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 की एंगल पर ये 0 होंगे तो θ1 इक्वल टू θ2 होगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2। जब cos θ1 और cos θ2 की वैल्यूज़ फिर 4 और 5 से जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ag इज इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3ag। इसको सरल करने पर हमारे पास रिजल्ट है u स्क्वायर इक्वल टू 2ag। ये मान वापस हम समीकरण और 4 और 5 में रखते हैं तो हमारे पास है cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2 इक्वल टू 0, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू π/2। तो π/2 यानी हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर मान लेते हैं इस बिंदु पर पार्टिकल की प्रतिक्रिया भी 0 हो जाती है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 हो जाती है और चूंकि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है तो यहाँ से वो पार्टिकल चलना शुरू होता है नीचे की तरफ और प्रतिक्रिया शून्य होने से पार्टिकल गिरता है लेकिन इसी सेमी सर्कल पर वो मूव करता है। सो इन दिस केस पार्टिकल विल ऑसिलेट बिटवीन वन एक्सट्रीमिटी टू अनदर एक्सट्रीमिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यानी क्षैतिज व्यास के दोनों सिरों की तरफ पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तीसरी परिस्थिति ले लेते हैं कि व्हेन r वानिशेस बिफोर v, यानी r का मान v से पहले शून्य हो जाता है तो इस केस में θ1 का मान θ2 से बड़ा होगा
यानी कॉस थीटा 1 जो है वो कॉस थीटा 2 से छोटा होगा। जब इन दोनों के मान हम रखेंगे और सरल करेंगे तो इस केस में हमारे पास आएगा u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ag। सो व्हेन u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ag देन बाय इक्वेशन 5 cos थीटा 2 इज लेस देन 0 एंड इन दिस केस थीटा 2 इज ग्रेटर देन π/2। तो मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है जो π/2, जब थीटा 2 का मान π/2 से ज़्यादा हो। अब जो हमारा सेकेंड केस चल रहा था वो u स्क्वायर इज लेस देन 5ag का था। इसका मतलब इस परिस्थिति में u स्क्वायर का मान 2ag से बड़ा और 5ag से छोटा होगा, यानी यहाँ जो कंडीशन है वो हो गई 2ag इज़ लेस देन u स्क्वायर इज़ लेस देन 5ag। तो इस कंडीशन में पार्टिकल जो है वो सर्कल को छोड़ देगा, क्योंकि r 0 हो गया लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुई। तो पार्टिकल विल लीव द सर्कल एट ए पॉइंट विच इज़ अबव द हॉरिजेंटल डायमीटर। Also, as v is not 0, particle will move in a parabolic path after leaving the circle under gravity। मतलब कि इस बिंदु पर r का मान 0 हो गया तो पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा और ये पॉइंट हॉरिजेंटल डायमीटर के ऊपर है। तो यहाँ जब पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा लेकिन पार्टिकल की इस समय गति 0 नहीं है, तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा। तो ये था हमारा मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल, यानी एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर की ओर किसी कण की गति क्या होती है, इससे संबंधित ये आर्टिकल था। अब इससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, ए हैवी पार्टिकल हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a, इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी u सच दैट u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + √3ag। Show that the string becomes slack when it has described an angle cos inverse of -1/√3 with the particle। अर्थात एक भारी कण a लंबाई की रस्सी द्वारा किसी बिंदु से लटकाया जाता है और फिर क्षैतिज दिशा में u वेग से, जहाँ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + √3 × ag प्रक्षिप्त किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि डोरी उस समय ढीली होगी जब वह ऊर्ध्वाधर से cos इनवर्स -1/√3 कोण तय कर चुकेगा। मान लेते हैं कि रस्सी को O बिंदु से लटकाया गया है, जिसके नीचे के सिरे A पर m द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है। कण को क्षैतिज दिशा में u वेग से फेंका जाता है, प्रक्षिप्त किया जाता है, और मान लेते हैं कि t समय पर कण की स्थिति P बिंदु पर है और इस तरह AOP जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और इस समय कण की वेलोसिटी P बिंदु पर स्मॉल v है। तो एनर्जी इक्वेशन से हमारे पास फिर है हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू -mg इंटू a माइनस a कॉस थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा। यहाँ पर u स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 + √3ag दे रखी है, और ये u स्क्वायर का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आएगी √3ag प्लस 2ag कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन एट p, मतलब p पर अभिलंब की दिशा में गति का समीकरण होगा mv स्क्वायर बाय रो। रो यहाँ फिर सर्कुलर केस है, इसलिए रो का मान त्रिज्या के बराबर यानी a के बराबर होगा। तो हमारे पास रिजल्ट है mv स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू t माइनस mg कॉस थीटा। यहाँ पर रस्सी दी हुई है, इसलिए रिएक्शन को हम टेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस t को हम इस तरह लिख सकते हैं m/a इंटू वी स्क्वायर प्लस ag कॉस थीटा। और यहाँ v स्क्वायर का जो मान हमारा समीकरण नंबर 1 में है वो रखेंगे, तो हमारे पास t का मान है m/a इंटू √3ag प्लस 2ag कॉस थीटा प्लस ag कॉस थीटा, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं mg इंटू √3 प्लस 3 कॉस थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब रस्सी को सिकुड़ने का मतलब है कि इस केस में टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू θ1 पर रस्सी सिकुड़ जाती है, यानी थीटा इज इक्वल टू θ1 पर t का मान 0 हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू θ1 और t इक्वल टू 0 जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है θ1 0 इज इक्वल टू √3 प्लस 3 कॉस θ1, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√3,
हेंस रिक्वायर्ड एंगल इज cos इनवर्स ऑफ -1/√3 और यही हमें सिद्ध करना था।